सेलुलाइटिस होता है, टिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन, सेल्स का जो स्किन की आउटर लेयर है उसका इन्फ्लामेशन को अपन बोलते हैं सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस के लिए अपन पहले थोड़ा सा ये समझ लें कि स्किन में होता क्या है। सबसे ऊपर क्या होता है, डर्मिस। डर्मिस के बाद क्या होता है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू। सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू जो लेयर होती है ना, इसी लेयर में होती है आर्टरीज और वेसल्स। उसके नीचे क्या होगा, मसल्स, फिर आ गया ये पेरिओस्टियम, फिर आ गया जाएगा बोन। तो जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है ना, ये सबक्यूटेनियस टिश्यू में ही जो ब्लड वेसल्स हैं, इन्हीं में इन्फ्लेमेशन होता है, इसी के कारण सेल में स्वेलिंग आती है और इसी से होता है सेलुलाइटिस। तो क्योंकि ये जो भी ब्लड वेसल्स है उसका डायरेक्ट कनेक्शन यहीं से, जो भी इन्फ्लेमेशन स्प्रेड होना है वो यहीं से स्प्रेड होना है। सेलुलाइटिस यूजुअली 3 जगहों पे देखी जाती है। पहला अपर लिम्ब या अपर लिम्ब में कोई सिंगल, दूसरा लोअर लिम्ब, तीसरा ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। इसके अलावा कहीं पे भी हो सकती है, मतलब बहुत रेयर है। ज्यादातर आपको या तो अपर लिम्ब में देखिएगा, एक हाथ कोई बहुत ज्यादा सूजा हुआ दिख जाएगा, एक पैर सूजा हुआ दिख जाएगा, या फिर आंखों के चारों तरफ सूजन दिखेगी। कॉमन यही है, 95% तक यही होते हैं। बाकी रेयर तो आप कहीं पे भी मिल सकती है फिर सेलुलाइटिस। कॉजेस के हैं सेलुलाइटिस के, कॉज होता है इसका मेन पहला बैक्टीरियल। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन कॉजेस होता है। दूसरा टॉक्सिन, कोई सा भी पॉइजनस टॉक्सिन है, कोई एनिमल बाइट हो, कोई स्नेक बाइट हो, या फिर मधुमक्खी का काटना हो, या फिर कोई भी बाइट हो, अननोन बाइट, वो टॉक्सिन छोड़ेगी। टॉक्सिन जो है वो सबक्यूटेनियस लेयर तक जाएगा, वहां पे इन्फ्लेमेशन पैदा कर देगा। 2 ये मोस्ट कॉमन कॉजेस होते हैं। इसके अलावा कोई इरिटेंट है, इरिटेंट दे सकते हो आप, कोई एसिड या बर्न है वो दे सकते, वो अगर लग गया है तो हो सकती है। बाकी कॉमन में यही है। इसके अलावा ये हर किसी में नहीं होता है, इसके लिए कोई अंडरलाइन अगर वो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन हो तो वो इसको प्रेसिपिटेट कर देती है। डायबिटीज हो, HIV हो, या फिर ओबेसिटी, पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज, इन टाइप के पेशेंट हैं, इन लोगों को ही ज्यादा होती है, हर किसी पेशेंट को नहीं होती। सर अपने पास जो पेशेंट आया था इसका, उसको था क्या कोई प्रॉब्लम? उसको तो मछली ये है ना, जो कॉज इसमें सेलुलाइटिस में जो एंट्री पॉइंट है, क्या होता है कि जो टॉक्सिन और टॉक्सिन के लिए कोई एंट्री पॉइंट चाहिए, तो एंट्री पॉइंट या तो किसी का बाइट होगा, या वो कोई माइनर कट होगा, या कुछ वुंड हो गया होगा घिरने का। बिना इसके डायरेक्ट भी हो सकता है। कई बार पेशेंट में क्या होता है, जो डायरेक्ट ब्लड के थ्रू है, सेप्टिसीमिया हुआ, सेप्टिसीमिया में ब्लड के थ्रू सेलुलाइटिस हो गया, लेकिन 95% केसेस में ये पॉजिटिव एजेंट मिलेगा ही। कोई ना कोई बोलेगा कि उसको सुई चुभ गई थी, या फिर कांटा लग गया था, या फिर कट लग गया था, कट लगने के बाद बढ़ गया, या फिर कुछ ने काटा था, काटने के बाद वो बढ़ता गया। लेकिन कोई एंट्री पॉइंट मिल जाएगी, एंट्री पॉइंट होगी बैक्टीरिया टॉक्सिन, जिसके लिए एंट्री पॉइंट मिल जाएगी। एक बार एंट्री पॉइंट मिली, उसके बाद वो अंदर इन्वेट कर गया सबक्यूटेनियस लेयर में, सबक्यूटेनियस लेयर में उसने इन्फ्लेमेशन पैदा कर दिया, फिर वो इन्फ्लेमेशन जो सबक्यूटेनियस फेशिया है उसके थ्रू बढ़ता रहता है। अपने यहाँ जो पेशेंट आया था उसमें ट्रॉमा की हिस्ट्री तो थी, इसकी अंडरलाइन कोमोर्बिडिटी नहीं थी। और बिना उसके भी कई बार के आपको मिलेगा कि बिना उसके ही बोलेगा पेशेंट, कंप्लेन करने लगता है। वो यूजुअली लोअर लिम्ब में मिलता है, क्योंकि लोअर लिम्ब डिपेंडेंट पोर्शन होता है, कि पेशेंट को सिर्फ बिना कोई भी हिस्ट्री नहीं हुई थी, कोई काटने की या फिर चोट की हिस्ट्री नहीं है, अपने आप ही स्वेलिंग आने लगी। क्लिनिकल फीचर्स में आते हैं। क्लिनिकल फीचर क्या है सेलुलाइटिस के? रेडनेस, सिम्टम्स रहेंगे और साइन रहेंगे। सिम्टम्स क्या बनेगा वो? फीवर, स्वेलिंग और द अफेक्टेड एरिया, और पेन, माइल्ड इचिंग हो सकती है। साइन क्या मिलेंगे उसको? टेंडर, हॉट, इरिथमेटस, लाल लाल दिखेगा, गरम, और पेनफुल रहेगा। ये 3 क्लासिकल साइन है। ये अगर किसी में मिल रहा है तो सेलुलाइटिस ही है, और कुछ नहीं हो सकता उसमें।
जो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस होती है ना, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में कई बार बैक्टीरिया या फिर टॉक्सिन नहीं होते, उसका जो कॉज होता है वो ऑटो इम्यून होता है। ज्यादातर केसेस में ऑर्बिटल सेलुलाइटिस ऑटो इम्यून ओरिजिन की होती है। इसके अलावा और क्या मिलेगा साइन में? फेब्राइल मिलेगा, टैकीकार्डिया मिलेगा, और अगर सेप्सिस में जाएगा तो फिर वो मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन के साइन मिलेंगे उसको, टैकिपनिया और डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ये सब मिल सकते हैं। अब आते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के लिए अपन को ध्यान रखना है, आपको डायग्नोसिस करनी है कि पहला ये सेलुलाइटिस है कि नहीं है। सेलुलाइटिस कंफर्म करना है डायग्नोसिस से। कंफर्म करने के बाद उसकी सीवियरिटी देखनी है, सीवियरिटी देखनी है। उसके बाद आपको ट्रीटमेंट प्लान करना है। ये तीनों चीजें आपको करनी है इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। सबसे पहले डायग्नोसिस कंफर्म कैसे करेंगे? इसकी डायग्नोसिस कंफर्म तो क्लिनिकली हो जाती है। क्लिनिकली अगर आपको टैन, हॉट, रेड, बिल्कुल टेंडर स्वेलिंग मिल रही है तो सेलुलाइटिस ही है, वो कंफर्म ही हो गई। तो डायग्नोसिस में कंफर्म में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। इसकी नेक टू नेक डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होती है और क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है? डीबीटी होती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो पहले बताया था कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी सेलुलाइटिस जैसी मिलती है, लेकिन उसमें टेंडर, हॉट, रेड ये नहीं मिलेगा कुछ भी। फीवर की हिस्ट्री नहीं मिलेगी, चोट की हिस्ट्री नहीं मिलेगी। डीबीटी, हाँ, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। और क्या होता है? और डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कुछ आएगा? लिम्फेंजाइटिस होगा, लिम्फेटिक थ्रू। लिम्फेंजाइटिस में भी सेम मिलेगा। हाँ, फाइलेरिया में हो जाएगा वो तो, एक्यूट लिम्फेंजाइटिस। इसकी डायग्नोसिस में कंफ्यूजन बहुत कम होता है। मेन होता है इसकी सीवियरिटी देखनी है आपकी। सबसे मेन है सीवियरिटी, और उसकी सीवियरिटी के कारण कितनी सीवियर है। क्योंकि क्या होगा, जो स्किन के बाद नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में ये फैलता है, फैलने के कारण स्वेलिंग करेगा। स्वेलिंग के बाद क्या है, अगर स्वेलिंग ऊपर जाएगी तो जो स्किन है, स्किन में बुल्लापन पैदा कर देगी। ये इन्फेक्शन नीचे जाएगा तो मसल्स में जाएगा, मसल डैमेज करेगा। मसल डैमेज से तो मसल से क्या निकलेगा? मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन किडनी में जाके एआरएफ करा देगा, तो यूरिया AKI करा देगा, तो यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाएंगे। और अगर आजू बाजू दोनों जगह स्वेलिंग कर रहा है तो क्या हो जाएगा? पूरे उसमें स्वेलिंग बढ़ जाएगी। तो ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाता है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम मतलब कि जो ब्लड वेसल से ब्लड वेसल में इतना प्रेशर आ जाता है कि वहां से ब्लड का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाता है। ये एक इमरजेंसी होती है, इसमें फिर ऑपरेटिव भी करना पड़ेगा अपन को। क्या हो जाएगा? कंपार्टमेंट सिंड्रोम बन सकता है। और क्या हो सकता है? ये इन्फ्लामेशन करके यहाँ पे एब्सेस पैदा कर देगा। एब्सेस अगर बन गई तो उसको ड्रेन करना पड़ेगा। और क्या होगा? ये मसल है, मसल से और नीचे जाएगा तो क्या होगा? पेरियोस्टियम, ऑस्टियम में जाके ऑस्टियोमाइलाइटिस कर देगा। इसके बाद ये जो इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन फैलता हुआ सेप्सिस करेगा। सेप्सिस के कारण मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन हो सकता है। तो ये उसके कॉम्प्लिकेशन हो गए। क्या क्या हो सकता है उसका? बुल्ला है, स्किन में कई लोगों को देखा ही होगा, स्किन में बहुत ज्यादा बुल्ला पैदा हो जाता है। स्किन में उसमें बुल्ला हो गया है। मसल नेक्रोसिस का AKI हो सकता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन हो जा सकता है। तो ये सब देखने के लिए अपन को इसका सब कुछ इवैल्यूएट करना पड़ेगा सीवियरिटी देखने के लिए। तो उसके लिए सीवियरिटी के लिए CBC तो कराओगे ही तुम। CBC के बाद यूरिया क्रिएटिनिन कराओगे कि मसल डैमेज तो नहीं हुई है। CP के टोटल, CP क्या होता है? क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज। क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज दो टाइप के होता है, एक MB टोटल होता है, एक MB होता है। MB जो होता है उसे हार्ट की मसल्स में मिलता है, कार्डियक मसल में, इसलिए जो हार्ट अटैक है उसको देखने के लिए CP के MB कराते हैं। CP के टोटल जो है मसल्स में रहता है, मसल्स को देखने के लिए, अगर मसल डैमेज हो रहा है कि बॉडी में कहीं भी, उसको देखने के लिए CP के टोटल कराते हैं। LDH करा सकते हैं। वैसे CP के टोटल और ये LDH दोनों में से कोई भी एक करा लो तो वो समझ में आ जाएगा। फिर कॉम्प्लिकेशन और देखना है तो आपको थोड़ा सा यूरिक सीरम बिलोबिन वगैरह भी कराना पड़ेगा कि कोई मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन में तो नहीं जा रहा है। PTINR करा लो उसको, कोअगुलेशन प्रोफाइल। ऑस्टियोमाइलाइटिस में तो नहीं जा रहा है तो कुछ का एक्सरे करा लो वो अफेक्टेड एरिया का, कि बोन तक तो इन्फ्लेमेशन नहीं फैला है। ठीक है, तो ये कॉमन बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो अपन कराते हैं किसी भी पेशेंट का जो अपन को लग रहा है कि ज्यादा सेप्सिस हो गई उसको। फिर उसका ट्रीटमेंट प्लान करना है। ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए जो जो आपको सेप्सिस हुआ है उसका कल्चर कराना पड़ेगा।
क्योंकि जहाँ भी उसका सेलुलाइटिस हुई है ना, उसका ट्रीटमेंट प्लान बेसिकली अपन एम्पेरिकली तो कर सकते हैं, लेकिन कंफर्मेटरी तो उसी से होगा। कल्चर सेंसिटिव में जो बैक्टीरिया आएगा उसके हिसाब से उसका आगे का ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। इसका ट्रीटमेंट लगभग 3 से 4 हफ्ते तक चल सकता है, 3 से 4 वीक तक चलता है। इसलिए आप कल्चर की रिपोर्ट भिजवा दो, मीनवाइल आप एम्पेरिकल ट्रीटमेंट चालू करो। एम्पेरिकल अब आते हैं ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट क्या दोगे? ट्रीटमेंट हमने तुम्हें पहले ही बताया था कि उसका कॉस्टिव एजेंट क्या है? कॉस्टिव एजेंट है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव के जितने भी इफेक्टेड जो कॉमन एंटीबायोटिक अपन यूज करते हैं वो होती है अमोक्सिक्लेव, एजिथ्रोमाइसिन, लिनाजोलिड, वैंकोमाइसिन। फिर आगे अपन ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आ सकते हैं, लीवोफ्लॉक्स, मेरोपेनम। ये तो होगा एंटीबायोटिक्स। इसका अपन मैक्सिमम डोज देंगे, डिपेंड करता है सेलुलाइटिस कितनी है, इसको ओरल देना है कि इंजेक्टेबल देना है, वो अपन उसकी सेप्सिस पे डिपेंड करेंगे। लेकिन ये ग्राम पॉजिटिव का कवरेज करते हैं ये ठीक। तो ये देंगे, साथ में अपन एक स्टेरॉइड कवर देंगे अगर टॉक्सिन के कारण है। टॉक्सिन के कारण हुआ, टॉक्सिन के कारण हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो तो स्टेरॉइड दोगे। अगर बैक्टीरिया के कारण हुआ है तो स्टेरॉइड का देना कंट्रोवर्सी है, क्योंकि स्टेरॉइड से उसकी इन्फ्लेमेशन बढ़ ही सकता है। तो अगर कोई टॉक्सिन है, एनिमल वाइट की हिस्ट्री है, स्नैक वाइट की हिस्ट्री, तो आप स्टेरॉइड दे सकते हो। स्टेरॉइड के साथ क्या दोगे आप? सुमेक ड्रेसिंग करानी पड़ेगी उसकी इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए। एक पेन किलर दोगे, साथ में एक सेरोसोपेप्टाइडिस या फिर काइमोफ्लेम कॉम्बिनेशन दे दोगे। और सुमेक एक्चुअली करता है सुमेक ये एक्चुअली जो सेल का एडिमा है ना, वो एडिमा ही कम करता है सूखने के कारण। बाकी एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, लेकिन मेन उसका कॉज एडिमा ही कम करना है। एडिमा जो है ना, सबक्यूटेनियस लेयर्स में एडिमा भर जाता है, पानी भर जाता है उसमें, वो पानी कम कर देता है सुमेक। इन्फ्लामेशन से कोई रिलेशन नहीं, वो इन्फ्लामेशन कुछ नहीं कम करेगा, सिर्फ वो जो एडिमा है एडिमा कम कर देगा। और क्या देना है बाकी आप देख लो। अगर उसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, पेशेंट ओरल इंटेक नहीं ले रहा है, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन में जा रहा है, तो फिर आप उसको आईवी फ्लूइड स्टार्ट करोगे, सब इंजेक्टेबल चालू करोगे। अगर ठीक ठाक है, ओरल इंटेक ले रहा है, तो आप यूरिन आउटपुट मॉनिटरिंग के लिए बोलते रहोगे और ये सब चीजें स्टार्ट कर दोगे साथ में। इतनी ही चीजें ही देते हैं बस, और क्या। बाकी तो टॉक्सिन का भी कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। और जो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस यूजुअली ऑटोइम्यून ओरिजिन की होती है, तो उसमें अपन सिर्फ स्टेरॉइड और एंटी वो देते हैं, स्टेरॉइड प्लस एंटी एलर्जिक जो रहती है मोंटेलुकास लेवोसेट्रिजिन। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस का यही ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि ऑर्बिटल सेलुलाइटिस इन्फेक्टिव बहुत कम देखी गई है, ज्यादातर केस उसका ऑटोइम्यून ओरिजिन के होते हैं। बहुत कॉमन है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस की, बहुत सारे पेशेंट आते हैं इसमें। आंखों के चारों तरफ सूजन, आंखों में सूजन आ जाती है, हर कभी आ जाती है, थोड़ी देर स्टेरॉइड लेते हैं तो ठीक हो जाती है, नहीं स्टेरॉइड लेते हैं तो फिर हो जाती है। तो उसमें लॉन्ग टाइम स्टेरॉइड देना पड़ता है, और स्टेरॉइड से जब नहीं ठीक होता तो फिर अपन इम्यूनोसप्रेसिव देने लगते हैं। मतलब स्टेरॉइड के अगर कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं तो, क्योंकि लॉन्ग टर्म दोगे तो कॉम्प्लिकेशन होंगे, तो फिर उसके साथ अपन वो चालू कर देते हैं, यही मेथोट्रेक्सेट या फिर एजाथायोप्रिन। ठीक है, सेलुलाइटिस में कुछ पूछना है बता। सेलुलाइटिस में चीज यही है कि आप जब इन्वेस्टिगेट करा रहे हो तो उसमें रेड फ्लैग साइन ध्यान रखो कि पेशेंट को कोई भी, पहला तो उसका कोई भी एकेआई नहीं हो रहा है, किडनी एक्यूट किडनी डिजीज तो नहीं हो रही, ये ध्यान में रखना है। दूसरा, उसको कंपार्टमेंट सिंड्रोम तो नहीं डेवलप हो रहा है, ये ध्यान रखना है। ये दो चीजें ध्यान रखने वाली है, ये दोनों चीजें इमरजेंसी हैं। अगर एकेआई हो रहा है और सीवियर सेप्सिस तो अपन को हार्ट सेंटर रेफर करना है। अगर पेशेंट कंपार्टमेंट सिंड्रोम में जा रहा है तो उसको सर्जिकल वाले के पास रेफर करना है। ये दोनों चीजें। एकेआई का क्राइटेरिया क्या रखना क्रिएटिनिन का? क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, ग्रेजुअली बढ़ने लगा है। अपन ने आज कराया, उसके नेक्स्ट डे कराया। जैसे वो पेशेंट था जो, उसको भी अपन ने कराया और उसके 1-2 दिन बाद कराया अपन ने, तो उसका यूरिक क्रिएटिनिन बढ़ने लगा, सेप्सिस भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो उसको जल्दी जल्दी हार्ट सेंटर रेफर कर दो, कई बार नहीं तो ऐसे केस में हाथ भी काटना पड़ जाएगा ना।
एम्पुटेशन की जरूरत पड़ जाएगी तो अपन उसको सेव करना है तो उसको हायर सेंटर रेफर कर दो, ज़्यादा अच्छा है। हालांकि एंटीबायोटिक्स तो अपन उसको सब कवरेज दे ही रखे थे, तो भी नहीं, लेकिन उसको फिर ऐसे कंडीशन में फिर आईसीयू एडमिशन ही कराना पड़ेगा उसका। उसका कल्चर भी कराना पड़ता है। कल्चर कराना पड़ेगा उसको, लगभग 3 से 4 वीक तक एंटीबायोटिक चलेंगी। ठीक है।